साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बोर्ड परीक्षाएं निकट हैं और 15 नवंबर से हम लोग विशेष अभियान के थ्रू बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट आपको देंगे, लेकिन हमारी शुरुआत समय से पहले हो रही है, इसलिए ये अच्छी बात है कि आपको कुछ और अलग से मिल पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हमको छोटे छोटे क्वेश्चन पर बढ़िया पकड़ हो जाती है तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज की कड़ी में हम आपको फिजिक्स विषय से संबंधित जो अब तक बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेकर के 2025 तक, उनका हमने संकलन लिया है और इसमें हम ये देखेंगे, बहुत गौरपूर्वक देखेंगे तो ये पाएंगे कि कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और हम आज देखेंगे सबसे पहले 2010 में पूछे गए प्रश्न, फिर उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या गौरपूर्वक उनको ध्यान दीजिए। ये जो भी कंटेंट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसलिए वहां से आप इसको ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? हमारे पास ऑप्शन है पानी, कांच, हवा और लोहा। पानी, कांच, हवा और लोहा। हमें बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रकाश वाले चैप्टर में कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और माध्यम जितना सघन होगा चाल उतनी ही कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि ऑप्शन सी जो कि हवा में लिखा है वही हमारा सही आंसर है। तो चलिए ये हमारा हो गया ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, वैद्युत चुंबकीय या परवलयिक? ध्वनि तरंगे भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें हमने बताया था कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और इसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में ही चलते हैं, संपीड़न और विरलन होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? देखिए ये हमारे पास अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव होगा, ये कहीं वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये फोकस होगा, ये होगा फोकस। हमसे पूछता है कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होगा। चलिए देखते हैं। दर्पण के पीछे, तो इसके पीछे तो होगा नहीं, दर्पण के आगे यानी इधर कहीं होगा, या अनंत पर होगा या केंद्र में होगा। तो केंद्र में तो होगा नहीं, ये होगा हमारे पास। इसका उत्तर क्या सही मिला? दर्पण के आगे। क्या मिल रहा है? दर्पण के आगे, यही हमारा सही विकल्प है, दर्पण के आगे, यानी बी पार्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम हम जानते हैं कि चालक के सिरों में जो बहने वाली धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती? विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
यानी V समानुपाती I, V समानुपाती I। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका सही है, V समानुपाती I। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, V समानुपाती I। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वाट। वाट माने शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट किसकी इकाई है या किसका इकाई है? तो वाट किसका है? शक्ति का। शक्ति को किससे मापते हैं? वाट में। पावर P, पावर या शक्ति P। तो ये हो गया शक्ति, इसका आंसर हो गया ये वाला, सी पार्ट इसका सही है, सी पार्ट सही है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कि 2010 में पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 2011। 2011 में देखे फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया। चलिए 2011 का पहला सवाल है, कांच का अपवर्तनांक पानी से अधिक क्यों होता है? कांच का अपवर्तनांक पानी से अधिक क्यों होता है? क्योंकि घनत्व कम होता है? नहीं भाई, कांच का घनत्व पानी से अधिक होता है, ये बात तो गलत है। क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल कांच में अधिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि माध्यम सघन होगा तो चाल कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल कम होती है, ऑप्शन सी कहता है प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो और अगला है क्योंकि यह अपारदर्शी है। कांच तो लगभग पारदर्शी होता है, अपारदर्शी भी गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश की चाल कम होती है, माध्यम सघन होगा तो प्रकाश की चाल घट जाया करती है, इसलिए इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर सी इसका सही है, यानी सी विकल्प सही है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण वास्तविक छवि कब बनाता है? अवतल दर्पण वास्तविक छवि कब बनाता है? पहला पार्ट है जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में हो, और जब अत्यधिक निकट हो। जब अत्यधिक निकट हो। तो देखिए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण को समझिए। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की वास्तविक छवि कब बनती है? जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, या फिर जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में हो। और अगली बात आती है कि जब अत्यधिक निकट हो। अत्यधिक निकट में तो ये स्थिति बन जाती है, मान लिया ये फोकस बिंदु होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, तो फोकस से अगर कम दूरी पर होती है तब तो फिर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये तो बात सही ही नहीं। अत्यधिक निकट वाली तो बात कतई गलत है। फिर इसके बाद में बात आती है कि जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में हो, तो फोकस ये होगा फोकस, ये हो गया केंद्र, इसके बीच में कहीं होगी, तब तो खैर जो किरण जाएगी समांतर हो तो फोकस से होकर के निकल जाएगी, और जो फोकस से होकर के वो समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी छवि वास्तविक बन जाएगी, किरणें वास्तव में मिलेंगी, इसलिए वास्तविक बन जाएगी। और जब अनंत पर होगा तो अनंत पर किरणें जो अनंत से जो भी आती हैं वो तो किरणें हमारी फोकस बिंदु पर मिलती हैं वास्तव में, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो फोकस पर फिर अनंत पर मिलेंगी जाकर के। तो उन सब स्थितियों से बेहतर कौन सी स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में हो, इसलिए इसका पार्ट सी सही है। इसका पार्ट सी सही है, पार्ट सी सही है इसका। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की इकाई पूछता है, तो वैद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका सी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य तरंगे, हम आपको तरंग गति और ध्वनि पढ़ा चुके हैं, तो उसमें श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य, ये सब तरंगे हमने पढ़ाया है आपको। श्रव्य तरंगे जिनको कि मनुष्य आसानी से सुन सकता है, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ये ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज का मतलब ये है कि अगर कहीं वोल्टेज कहीं कुछ गड़बड़ करे तो वो तार जल जाए और शेष हमारा सर्किट प्रभावित ना हो, इसलिए उसका गल जाए, यानी गलनांक क्या हो? कम हो। गलनांक या पिघलांक, यहां पर देखिए शब्द इस्तेमाल किया गया है पिघलनांक। तो फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? जिसका कम पिघलनांक हो, यानी जल्दी से गल जाए। तो इसका ऑप्शन क्या सही है फिर? इसका ऑप्शन सही है बी। इसका ऑप्शन सही है बी। उसका पिघलनांक क्या हो? कम हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2011 में कौन से क्वेश्चंस रहे और वो बहुत ही इजीली हम लोग समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2012 के प्रश्नों पर। 2012 2012 में हमारे पास देखो पूछे गए हैं। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बना सकता है? उत्तल लेंस, ध्यान से समझिएगा। चलिए हम उत्तल लेंस लेते हैं जल्दी से। ये हमारा कोई उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये मान लिया एफ है, ये 2f है। अगर वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसकी अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इधर फोकस पर मिल जाती है। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पर? फोकस पर। अगर कहीं यहाँ रखी है तो फिर इधर आगे कहीं मिल जाती है, जो समांतर जाएगी हमेशा फोकस से, और जो प्रकाश की किरण से होकर के जाती है सीधे निकल जाती है, यानी यहाँ पर मिल जाएंगी। अगली होगी तो वो जो, ये तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, जो समांतर जाएगी फोकस से और जो प्रकाश की किरण से होकर के जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। इस प्रकार से ये भी कहीं मिल जाएंगी, कहीं आगे होगी, ये भी कहीं मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये तो वास्तविक तो बनती ही बनती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु फोकस से भी कम दूरी पर रखी होती, तो जो समांतर जाती है तो फोकस से चली जाती है, और जो प्रकाशिक क्या नाम, जो प्रकाशिक केंद्र से होती है जाती है वो भी सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से अगर इनको पीछे बढ़ाए तो कहीं बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती है। ये हमने आपको पढ़ाया है लेसन में, आप ध्यान से उसको देखिए जा करके। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा देखो उत्तर फिर कौन सा सही हो सकता है? केवल वास्तविक नहीं, केवल आभासी नहीं, वास्तविक और आभासी दोनों। ये हमारा सही आंसर इसका रहेगा, वास्तविक और आभासी दोनों। इसलिए इसका विकल्प सी सही है। कूलाम, कूलाम जिसको हम क्यू से लिखते हैं, क्यू बराबर फार्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। तो अगर
आई का मान 1 एम्पियर हो, समय 1 सेकेंड हो, तो ये क्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और उसे 1 कूलाम आवेश से मतलब समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो फिर यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे तो प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा। यानी फिर आपका विकल्प कौन सा सही है, इसका ए विकल्प सही है, ए विकल्प इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, गति बढ़ने से, वेग बदलने से, आवृत्ति बदलने से और दिशा बदलने से। देखिए अपवर्तन की घटना में हम क्या पाते हैं कि प्रकाश का वेग और दिशा दोनों, माने प्रकाश की स्पीड जिसको हम कह सकते हैं वो तो कम होती ही है, साथ में उसकी दिशा भी बदलती है। तो जब दिशा भी बदले तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि इसका वेग बदल जाता है, वेग। तो वेग बदलने की घटना ही हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। वेग बदलने की घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ये हम ध्यान रखेंगे, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि अपवर्तन क्यों होता है, तो हम क्या बताएंगे, अपवर्तन किसकी वजह से होता है, वेग बदलने से होता है, अपवर्तन वेग बदलने से होता है। अगला सवाल, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चौथा सवाल है। तो ध्वनि की जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब तेज और जो तीखी जिसको आवाज हम कह सकते हैं, वो होता है क्या, आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। तो इसका बी पार्ट सही है, इसका बी पार्ट सही है। फिर है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो ध्यान दीजिए, मानव नेत्र मांसपेशियों का बना हुआ कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। मानव नेत्र मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। देखो उत्तल है कहीं, ये है आपका ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी सही है। मानव नेत्र मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो ये तो हमारे 2012 से संबंधित और 13 से संबंधित हमारे प्रश्न हो गए, 2012 तक हो गए। चलिए 2013 पर आते हैं। 2013 ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रिपीटेशन होता है, इसका मतलब यह है कि अगर इन सवालों को हमने पढ़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा सवाल इनमें से पूछे जा सकते हैं, एक संभावना बहुत प्रबल बनती है। चलिए अगला देखते हैं। 2013 का पहला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो परावर्तन परावर्तन के नियम का पालन करेगा, स्नेल का नियम तो अपवर्तन से संबंधित है, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो अपवर्तन से संबंधित घटना, इसलिए ये नहीं होगा। न्यूटन का नियम हमारा है नहीं, गतिज से संबंधित नियम होते हैं। ऊर्जा संरक्षण भी नहीं है। कौन सा सही है, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। आंसर सी इसका सही है। फिर अगला कहता है ध्वनि का वेग। देखो अभी प्रकाश का वेग आया था, पूछ रहा ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो माध्यम जितना ही सघन होगा ध्वनि का वेग उतना ही बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए वायु, निर्वात, जल और ठोस। ठोस जो भी होते हैं वो सघन होते हैं, ज्यादा उनका घनत्व ज्यादा होता है। और इन घनत्व, सघन का मतलब घनत्व से है, घनत्व जिसका ज्यादा होगा वहां पर ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ठोस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा, ठोस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। ये आपका सही आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण हम जानते हैं कि 1/f=1/v प्लस 1/u। ये हम अभी आपको लाइट वाले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताया था। 1/f=1/v प्लस 1/u। देखो है, मिल रहा कोई? ये पार्ट इसका सही है। विद्युत शक्ति, देखो रिपीट हो रहा है। विद्युत शक्ति अभी इससे पहले भी पूछा गया था, फिर पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति जो है वो सूत्र क्या होगा? शक्ति P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI। तो फिर शक्ति का कौन सा इसमें सही रहेगा? ए पार्ट। इसका आंसर सही है ए। P बराबर VI। अगला पार्ट, अगला कहता है एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका इकाई है या किसका मात्रक है? तो अभी देखो, इससे पहले भी देखो एम्पियर एक बार पूछ चुका है। तो एम्पियर किसका? वैद्युत धारा का। क्यों भाई? एम्पियर किसका है? वैद्युत धारा का है, यानी सीधे धारा। ऑप्शन इसका सही है। क्या सही है? धारा, बी पार्ट। तो इस प्रकार से 2014 में हमने देखा, तो सॉरी 2014 का अब हम देखेंगे। 2013 हमारा हो गया है। चलिए 2014 पर आते हैं। 2014 ये आ गया 2014। फिर देखो यहां पर रिपीट हो रहा है पूरा पूरा क्वेश्चन। अपवर्तन किसके कारण होता है? अभी आपको बताया गया था अपवर्तन किसके कारण होता है? वेग बदलने के कारण होता है। अपवर्तन किसके कारण होता है? वेग बदलने के कारण होता है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस आर। चूंकि हम मेन फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो इससे R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। तो अब यहां पर मात्रक पूछता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ये ओम का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो वहीं से प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ये इनके सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की इकाई हम लोगों ने सीख लिया क्या होती है? ओम। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब ये वाला, इधर पालिश हो और भरे हुए भाग से क्या हो? परावर्तन हो। तो यहाँ पर वस्तु कहीं पर भी जो रखी होती है, जो समांतर प्रकाश की किरण जाती है, वो हमेशा माने फोकस से जाती इधर की ओर निकल जाती है। ये वास्तव में जाती नहीं है इधर, इधर तो ये उधर को निकल जाती है। और जिस किरण को हम ये दिखाते हैं कि ये इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही होती है, यानी यहाँ से होकर के जा रही होती है, ये यहीं से वापस लौट जाती है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से दोनों किरणें यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो फिर उत्तल दर्पण से छवि कैसी बनेगी? वास्तविक तो बनेगी नहीं, उल्टी भी नहीं बनती है, आभासी और छोटी। देखो वस्तु इतनी बड़ी थी तो प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। आभासी यानी वास्तव में किरणें नहीं मिल रही, इसलिए आभासी और छोटा। ये इसका सी पार्ट सही है। इसका सी पार्ट इसका सही है। फिर है जूल। न्यूटन मीटर या जूल कहते हैं, ठीक है।
चौथा सवाल है 2014 का चौथा सवाल पूछता है कि न्यूटन मीटर या जूल वाट सेकंड दोनों ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों बातें सही हैं, न्यूटन मीटर या जूल होता है और दूसरा इसका ये भी सही है कि वाट और सेकंड होता है। तो जब ए और बी दोनों सही हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आंसर सी सही है। इसका मतलब ये हुआ आंसर सी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं और यहाँ पर तीसरा विकल्प दे रखा है, क्या ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका मतलब हो गया हाँ आंसर सी सही है, जो कि दोनों है जिसमें। तो इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है। 60 डेसिबल तक की आवृत्ति की ध्वनि जो है वो ठीक रहती है। 60 यानी 60 डेसिबल, 60 डेसिबल तक ही ठीक रहता है, बाकी उससे ऊंची जो है वो हानिकारक होती है। चलिए, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल, डेसिबल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2014 में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर हमको कंफर्म हो गए। अगले सवाल पर आते हैं। एक मिनट, 2015, 2015 में देखिए क्या पूछा गया है। ये पहला सवाल है फिजिक्स का कि मानव आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है। मानव आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो देखिए, जैसे ये मान लिया मानव मानव नेत्र है और ये रेटिना यहाँ पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है मांसपेशियों का, और जो भी किरणें आती हैं वो कहाँ पर फोकस होती हैं, वो कहाँ पर फोकस होते हैं, रेटिना पर फोकस होती है। यहाँ पर रेटिना पर कहाँ फोकस होती हैं, रेटिना पर फोकस होती हैं। तो जब रेटिना पर फोकस होती है यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर फोकस होती है, रेटिना पर अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये हमें देखना है। 2015 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें है वास्तविक और उल्टा। तो देखो किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा भी बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा इसका सही उत्तर है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। फिर अगला पार्ट है, पोलराइजेशन किस तरंग में होता है। पोलराइजेशन किस तरंग में होता है, ध्वनि तरंगों में या अनुदैर्ध्य तरंगों में या अनुप्रस्थ तरंगों में या सभी में। तो देखो हम लोग पोलराइड जो है थोड़ा सा अध्ययन अगर किए होंगे, ध्यान होगा, तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि प्रकाश के कण जो हैं वो तरंग चलने की दिशा, तरंग अगर मान लिया इस दिशा में जा रही है तो प्रकाश के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत करते हैं कंपन। अब लंबवत कंपन कौन से करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं। इसलिए ये उत्तर इसका क्या सही रहेगा, अनुप्रस्थ वाला उत्तर क्या सही रहेगा, अनुप्रस्थ। पोलराइजेशन किसमें होता है, अनुप्रस्थ में होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
पोलराइजेशन होता है अनुप्रस्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सवाल, एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं? तो एक ओम यानी आर बराबर एक, आर बराबर कितना हो? एक हो। ये एक कब होगा? आर बराबर होता है वी अपान आई। आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। यानी यदि 1 वोल्ट विभव हो और 1 एम्पियर की धारा हो, तो देखिए 1 ओम कब होगा? आर बराबर वी अपान आई। तो देखिए V बराबर आई, ये तो ऐसा होता नहीं है। I बराबर 1 एम्पियर और V बराबर 1 वोल्ट। तो 1 ओम की परिभाषा पूछ रहा हमसे, इसलिए हमारा इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब V का मान 1 हो जाएगा और I का मान 1 हो जाएगा तो 1/1 बराबर 1 होगा। तो हमसे 1 ओम पूछ रहा है, न कि सूत्र पूछ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही होगा? उत्तर सही होगा इसका बी। उत्तर क्या सही होगा? बी। फिर पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर निर्भर करेगी ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि वाले चैप्टर में हमने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बहुत बार बताया जा चुका है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? इसका उत्तर सही है बी। अब आ जाइए 2016। 2016 में देखो पूछा गया है, आंख का समायोजन किसके कारण होता है? आंख का समायोजन किसके कारण होता है? तो हमने आपको बताया है, जब मानव नेत्र पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मानव नेत्र मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है और इसकी विशेषता होती है कि अपनी ये वक्रता को कम ज्यादा कर सकता है। वक्रता को कम ज्यादा कर सकता है, ये इस प्रकार से कर सकता है और कम कर सकता है। तो वक्रता अपनी घटा बढ़ा लेता है। जब वक्रता घटाया बढ़ाएगा तो फोकस दूरी कम ज्यादा होती चली जाएगी, कम ज्यादा होती चली जाएगी, यानी आकार चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है? फिर आकार चेंज होता है, लेंस का आकार बदल जाता है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर है, कौन सा लेंस मायोपिया को ठीक करता है? मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष। मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई रेटिना है, आंख का हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, रेटिना से पहले अगर प्रतिबिंब बने, अगर प्रतिबिंब कब बने? रेटिना से पहले, तो होता है मायोपिया। ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए हम क्या काम करें, यहाँ पर जो लेंस लगाएं वो अवतल लेंस लगा देंगे। जब अवतल लेंस लगा देंगे तो ये किरणें फैल जाएंगी और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर आकर के बन जाएगा, रेटिना पर, यहाँ पर। इसलिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रिक हीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जूल के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक हीटर जूल के नियम पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, जूल के नियम पर आधारित है। इसी प्रकार से पावर, पावर यानी शक्ति, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, V बराबर आई आर होता है। जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। P बराबर होता है वी आई और V बराबर होता है आई आर। तो इसमें I
इस v की जगह पर अगर हम आई आर रख दे तो आई आर इंटू आई, यानी इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, यानी ये भी देखो दिया हुआ, आई स्क्वायर आर भी दिया हुआ है और p बराबर वी आई भी दिया हुआ है। और आई बराबर यहां से अगर निकालें, आई बराबर क्या मिल जाएगा, v अपान आर। तो जब इसमें हम इसी में मान रखें तो ये p बराबर हो जाएगा v, तो v बना ही रहा, i के जगह पर रखेंगे v अपान आर, दैट इज ये हो जाएगा p बराबर v स्क्वायर बटे आर, p बराबर v स्क्वायर बटे आर। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सभी सही हैं। तो इन सब की जगह पर हमारा उत्तर क्या रहेगा, सभी सही, सभी सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। यही मैं कह रहा था कि सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ करके सभी विकल्पों को बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश का वेग, ये तो सभी लोग जानते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं 2017 पर। 2017 आवर्धन m बराबर होता है माइनस वी अपान यू, पढ़ा चुके हैं आपको, m बराबर माइनस वी अपान यू। अगर देखो कहीं हो तो वही सही रहेगा। मिला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात होती है, ओम का नियम तो वैधारा से संबंधित, स्नेल का नियम प्रकाश से संबंधित, न्यूटन का गति विषयक नियम होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम हम लोगों ने पढ़े हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते, नोट करना हो नोट करो, नहीं तो ध्यान रखो। ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। आपने देखा था हम जब ध्वनि चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल कितनी 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दाब का भी प्रभाव रहता है, आर्द्रता का प्रभाव रहता है और उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या है, डी पार्ट इसका सही है, इसका डी पार्ट सही है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका, ऊर्जा का, किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई बढ़ाने पर, क्षेत्रफल घटाने या बढ़ाने पर, पदार्थ पर और उपरोक्त सभी पर। यहां पर भी हम ये चीज पाते हैं कि अगर तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों के अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, यानी पदार्थ पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी, लंबाई पर भी, इन सब पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये सारी बातें सही हैं, इसका मतलब उत्तर डी सही है, उत्तर डी सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2018 में देखो कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। 2018 में हमसे पूछा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे अगर ये रेटिना है, क्या नाम, आंख की अगर ये रेटिना है, इधर मान लिया उत्तल लेंस है, मानव नेत्र का उत्तल लेंस है, तो क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के बाहर, यहां कहीं बनता है। तो स्पष्ट तभी दिखाई देगा जब रेटिना पर बनने लगे। इसलिए हम क्या काम करते हैं, अगर यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं तो एक किरणें थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और फिर यहां से जब मुड़ेंगी तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा।
इसलिए फिर किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूरदृष्टि दोष भी कह सकते हैं, इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए, ये हमारा रहा 2018 का पहला प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखता हूं इसको। हाइपरमेट्रोपिया, एक और दो प्रश्न और बचे हुए, तीन है। तीन क्यों कह लें, चार प्रश्न। चलिए इनको भी समझ लेते हैं आसानी से। फिर है अगला, दर्पण में बनने वाली वास्तविक छवि कैसी होती है? वास्तविक छवि कैसी होती है? तो यहां पर दिया हुआ है आभासी, ऊंची, उल्टी, सीधी। तो दर्पण का नाम नहीं लिया है इसमें, दर्पण का नाम नहीं लिया गया है। आभासी, ऊंची, उल्टी और सीधी। तो वास्तव में देखिए, जितने भी दर्पण होते हैं, जितने दर्पण क्या वास्तव में अवतल दर्पण में ही स्थिति होती है कि यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र होगा यानी एफ, और इसको 2f कह सकते हैं। हमारी वस्तु कहीं पर भी रखी होती है, जो समांतर जाएगी किरण वो हमेशा फोकस से, और जो फोकस से होकर के जाएगी वो समांतर हो जाएगी, यानी वास्तव में मिल रही किरणें, इसलिए वास्तविक बनेगा। तो ये क्या बन रहा, आप देख पा रहे हैं कि उल्टा बन रहा। अगर यहाँ वस्तु रखी होती है तो जो समांतर किरण जाएगी वो भी फोकस से होकर के निकल जाएगी, और जो यहाँ से होकर के जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें वास्तव में यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है, यहाँ पर अगर वस्तु रखेंगे तो भी उल्टा। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। इसलिए वास्तविक छवि बनाने के लिए क्या होगा? उल्टा सही होगा। फिर है अगला, विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर V बराबर क्या होता है? IR, ओल्ट। विभवांतर की इकाई क्या होती है? ओल्ट। तो ओल्ट इसका सही उत्तर। अपवर्तनांक N बराबर हमने बताया था C/V। N बराबर क्या बताया था? C/V। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले लेसन में, प्रकाश के अपवर्तन में। तो N बराबर हो जाएगा C/V। फिर है, विद्युत बल किसके बीच में कार्य करता है? तो विद्युत बल आवेशों के मध्य काम करता है। तो C/V इसके लिए हो जाएगा, और ये आवेश, दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2018 तक के प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2019 के प्रश्नों पर। तो 2019 में देखो क्या क्या पूछा गया है, उनको हम बहुत ही गौरपूर्वक देखते हैं।
पहला प्रश्न है, कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पर प्रश्न में, इसको सही कर लीजिए आप लोग। ये वास्तव में क्या है, उत्तल लेंस है। कॉनकेव माने होता है अवतल और कॉन्वेक्स माने होता है उत्तल, थोड़ा सा गलत प्रिंट है। तो उत्तल लेंस से किस प्रकार की छवि बनती है? उत्तल लेंस से केवल वास्तविक, केवल आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन पढ़ करके हम सही उत्तर की जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस हम आपको कई बार बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो भी वास्तविक, जब वस्तु ये मान लिया एफ है, ये 2f है और आगे अनंत है, कहीं पर भी इधर भी है, जब वस्तु अनंत पर हो तो भी वास्तविक, जब वस्तु 2f से अधिक दूरी पर हो तब भी वास्तविक, और जब वस्तु c पर हो यानी 2f पर हो तब भी वास्तविक, इसके बीच में हो तब भी वास्तविक, यहां पर रखी हो तब भी वास्तविक। एक स्थिति ऐसी आती, छठी स्थिति, जब वस्तु f से कम दूरी पर रखी होती तो जो समांतर किरण जाती है वो फोकस से होकर के निकल जाएगी, वो फोकस से, मान लीजिए ये फोकस बिंदु है, फोकस से होकर के निकल जाएगी। चलिए मैं कर देता हूं, जो समांतर किरण जाती है वो फोकस से होकर के निकल जाती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो सीधी निकल जाती है, यहां से होकर के जो जाती है। इस प्रकार से अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाए तो ये कहीं से मिलती ही प्रतीत होती है। इसका मतलब यही एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उत्तल लेंस से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, केवल वास्तविक नहीं बनते हैं, आभासी भी बनता है। इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा? दोनों। उत्तर इसका सी विकल्प इसका सही है। हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है तीव्रता की इकाई, सॉरी आवृत्ति की इकाई। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। और विद्युत धारा किससे बहती है? तो विद्युत धारा के बहने में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये इनके सही उत्तर हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसका तो सी पार्ट सही हो गया, इसका बी पार्ट सही हो गया, और इसका भी सी पार्ट सही हो गया। इस प्रकार से 2019 के हम प्रश्न अब इस समय देख पा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक कूलाम। देखो रिपीट हुआ है सवाल। एक कूलाम, अभी इससे पहले भी वाट सेकेंड, न्यूटन मीटर, ठीक है। कूलाम देखिए यहाँ पर कई चीजें हैं। क्यू बराबर होता है, ये तमाम से विकल्प दिए हुए हैं, हमको इनमें से सही चुनना है। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी एम्पियर, और टी माने सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड। अगर एम्पियर का मान 1 हो, सेकेंड का मान 1 हो, तो देखो ये लिखा हुआ है 1A और 1 सेकेंड, तभी तो ये क्यू बराबर 1 होगा। क्यू बराबर 1 होगा, इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही है? ए पार्ट इसका सही है, ठीक है। फिर अगला है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग किस बात पर निर्भर करता है? ये भी देखो रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हम फिर प्रश्न रिपीट पा रहे हैं, ठीक है। तो सभी पर निर्भर करेगा, ये हमारे उत्तर इसके सही है। चलिए देखिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आते हैं 2020 पर। 2020 में देखो हमसे पूछा गया है पहला सवाल, ओम के नियम के अनुसार V अपान आई, तो V अपान आई किसके बराबर होता है? प्रतिरोध R के बराबर होता है, हम अभी बता चुके हैं। R बराबर V अपान आई, देखो ये भी रिपीट हो रहा है, R बराबर V अपान आई। तो यह है हमारा क्या? प्रतिरोध। फिर एक कोणीय आवर्धन किसमें होता है? ये सूक्ष्मदर्शी में होता है।
किसमें होता है? सूक्ष्मदर्शी में। और प्रकाश का रंग जो है वो पूछते हैं कि किन बातों पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग जो है वो आवृत्ति, अलग अलग तरंग की आवृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका बी पार्ट, इसका सी पार्ट और इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। P बराबर वी आई। P बराबर क्या होता है? वी आई, यानी पहला पार्ट P बराबर वी आई, इसका सही उत्तर। ध्वनि, ध्वनि को प्रदर्शित करने का यंत्र है। ध्वनि कैसे पता चलेगा? मीटर स्केल से तो पता नहीं चलेगा, ऑसिलोस्कोप से भी नहीं पता चलेगा, प्रोजेक्टर से भी नहीं पता चलेगा। ध्वनि किससे पता चलेगी? स्पीकर से। ध्वनि किससे पता चलेगी? स्पीकर से। और कायदे से तो यह है ऑसिलेशन होता है, इसलिए स्पीकर के बजाय इसका सही उत्तर है हमारा सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। वैसे तो ध्वनि, लेकिन ऑसिलोस्कोप ऑसिलेशन से यानी दोलन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, किस दर्पण में हमेशा आभासी छवि बनती है? किस दर्पण में हमेशा आभासी छवि बनती है? तो देखिए, हमने अगर ये वाला दर्पण लिया है जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, इसमें फोकस इधर होगा, वस्तु चाहे चाहे जहां रखी हो, और केंद्र इधर कहीं होगा। जो समांतर जाएगी वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इधर की ओर मुड़ जाएगी, और यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। और जो इसकी तरफ से जा रही होती है, क्या नाम, केंद्र की तरफ से, वक्रता केंद्र की तरफ से, तो दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए कैसा बनेगा? आभासी। हमेशा किसी भी स्थिति पर क्यों न वस्तु रखी हो, हमेशा आभासी बनता है। तो प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी छवि बनती है, तो हम क्या कहेंगे? अवतल में। एक बात और जरा ध्यान दीजिए, अवतल, अवतल नहीं सॉरी, उत्तल में। उत्तल में। और देखिए एक और विकल्प है हमारे पास, समतल। समतल दर्पण में भी आभासी ही बनती है। ये दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही माना जाएगा। ओके, चलिए। अपवर्तन का कारण क्या है? वेग का बदलना। वेग का बदलना, ये भी रिपीट कर रहा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा। किलोवाट घंटा, ये भी पूछा जा चुका पिछली बार, अभी आपने देखा है। तो किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए, इलेक्ट्रिक हीटर, ये भी पूछा जा चुका है। किस पर आधारित है? जूल के नियम पर। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती, आयाम पर निर्भर करती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये 2021 के प्रश्नों को देखा। अब हम आते हैं वर्ष 2022 पर। वर्ष 2022, चलिए ये है 22 के प्रश्न। 2022 में तो यहां पर भी हम क्या पा रहे हैं? देखिए, ये पहला प्रश्न हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है लगभग लगभग। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे कि हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और उसके लिए हम
किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अभी हमने देखा था इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। और फिर कहता है मानवीय आंख में छवि कहाँ बनती है? छवि कहाँ बनती है? रेटिना पर। कहाँ बनती है? रेटिना पर। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसका बी पार्ट सही है और ये रेटिना पर बनती है, इसका मतलब ये सी पार्ट सही है। फिर कहते हैं एक वोल्ट किसके बराबर होता है? तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि वोल्ट बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर। तो एम्पियर और प्रतिरोध का इकाई होता है ओम, ओम और एम्पियर। लेकिन V बराबर होता है, V बराबर होता है, V बराबर डब्ल्यू अपान टी। V बराबर क्या? डब्ल्यू अपान टी। नहीं, इधर लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास प्रश्न है, एक वोल्ट, एक वोल्ट किसके बराबर होता है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, समझिए। एक वोल्ट हमसे पूछ रहा है, तो एक वोल्ट का मतलब यह है कि इन जब दोनों चीजों का मान किसके बराबर हो जाए? एक के बराबर हो जाए। क्लियर? एक के बराबर हो जाए। चलिए आते हैं, तो जूल प्रति कूलाम, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू भी होता है। डब्ल्यू अपान क्यू, एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला था V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, या डब्ल्यू बराबर क्यू वी होता है, डब्ल्यू बराबर क्यू वी। अब यहाँ डब्ल्यू का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल, और क्यू का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। तो एक वोल्ट बराबर हो जाएगा एक जूल प्रति कूलाम, यानी इसका ऑप्शन क्या है? ए। इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास श्रव्य तरंगों की तीव्रता यानी सीमा। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 20 से 20,000, 20 से 20,000। प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, उपरोक्त सभी पर। ये भी रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जो नहीं रिपीट हुए हैं उनके भी रिपीट होने की संभावना है। इसलिए यह आज की सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और फिजिक्स के जितने भी सवाल हैं वो लगभग लगभग इन्हीं में से आएंगे, 90+%। तो अगर हम लोगों ने इसको ठीक से याद कर लिया तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है बोर्ड परीक्षाओं में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2023 का और ये कहता है कि कौन सा लेंस मायोपिया ठीक करता है? कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस मायोपिया में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अवतल लेंस। ओके, मायोपिया को ठीक करता है अवतल लेंस। 20 इसका सही था। आपको सारी किरणें प्राप्त होती हैं, अब सारी माने बाहर की ओर फैलने वाली, अभी सारी माने केंद्र की ओर होने वाली। तो अब सारी किरणें प्राप्त होंगी कहां से? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से, देखिए ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये हमारा दर्पण है, यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु रखी होगी जो समांतर जाएगी, जो समांतर जाएगी वो हमेशा इधर की ओर निकल जाएगी, और जो के इधर से जाएगी कहीं से केंद्र से होते हुए वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस। इस प्रकार से यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब सारी किरणें किसमें प्राप्त होंगी? उत्तल दर्पण से प्राप्त होंगी, उत्तल दर्पण से। फिर शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति को हम किससे लिखते हैं? वाट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वाट से। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
ये तो आप ये देख पा रहे हैं कि ध्वनि, अगला सवाल है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ये सवाल भी देखो इससे पहले रिपीट हुआ है कि ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये विकल्प इसका सही है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। फिर अगला सवाल देखिए है कि परावर्तन में कोण आई बराबर कोण आर, ये किस नियम के थ्रू होता है। तो स्नेल का नियम तो किसको बताता है, वो अपवर्तन को बताता है, इसलिए ये हो नहीं सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो नहीं सकता। समतल सतह से हमारा कोई मतलब नहीं। तो परावर्तन किसके नियम पर आधारित है, प्रकृति के नियमों पर आधारित है, इसलिए ये सही है हमारा डी पार्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2023 के प्रश्न देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 2024 पर। 2024 में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस दर्पण से सड़क के मोड़ पर सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। जो गाड़ियों के हेडलाइट, नहीं, गाड़ियों के जो जो ड्राइवर होता है उसके बगल में जो दर्पण होता है वो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वो हमेशा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमारा उत्तल दर्पण हो गया। फिर अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या बदलता है। तो प्रकाश के अपवर्तन से क्या बदलता है, यह सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही रहेगा। अपवर्तन में क्या होता है, आवृत्ति बदलता है, रंग बदलता है, वेग बदलता है, या फिर दोनों। तो देखिए अपवर्तन की घटना शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि अपवर्तन की घटना में क्या होता है, वेग परिवर्तित होता है। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आप बहुत ये देख पा रहे हैं कि ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। फिर है ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम, ओम V बराबर आई आर हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें क्या है, चालक का होना जरूरी है। तो चालक क्या होगा, कोई धातु ही तो होगी। चालक क्या होगी, कोई धातु होगी, इसलिए धातुओं के लिए ये सत्य है। फिर आवर्धन, हमने आपको लाइट में पढ़ाया है, आवर्धन यम बराबर होता है -V/U। देखो कौन सा विकल्प है, ये बी विकल्प हमको मिल गया, यम बराबर -V/U। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले आपने देखा था यम बराबर -V/U आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। किलो में 1000 होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है बी, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो इस प्रकार से 2024 के प्रश्नों को हमने देखा। अब हम आते हैं 2025 पर। 2025 में देखो विद्युत बल किसके बीच कार्य करता है। विद्युत बल आवेशों के मध्य काम करेगा। किसके बीच, आवेश के बीच। फिर है अपवर्तनांक n, ये भी क्वेश्चन रिपीट ये भी हुआ है, इससे पहले देखिएगा जा करके। अपवर्तनांक n बराबर हमने आपको बताया था C/V। C/V। तो देखिए ये आपको मिल गया, इसका कौन सा, बी पार्ट। बी पार्ट इसका सही है। अगला अगला है अगला है हमारे पास ये 3 क्वेश्चन और बचे। चलिए इनको भी जल्दी से समझ लेते हैं। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण कहाँ होता है। तो ध्वनि ऊर्जा तो लाउड स्पीकर में भी होती है, वहां पर भी कम ज्यादा होती है, माइक्रोफोन से भी होती है, घंटी में भी होती है। तो इसका मतलब इन सभी में होती है। तो हमारा सभी वाला ऑप्शन सही है, सभी वाला। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये यहाँ पर दिया नहीं कि किस में पूछ रहा है, ये नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, अगर कुछ न कहे तो हम मानेंगे कि किसमें निर्वात या वायु में पूछ रहा, और वो होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगला है इसका लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए श्रृंखला समायोजन में कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रृंखला समायोजन में कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर देखिए, अगर मान लिया कोई ये प्रतिरोध है हमारे पास R1, ये कोई प्रतिरोध है, इससे कोई R2 जुड़ा हुआ है और इसी से कोई R3 जुड़ा हुआ है। R1, R2 और R3 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 2010 से लेकर के 2025 तक के ढेर सारे प्रश्नों को देखा कि वो कई बार रिपीट हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार भी रिपीट हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखें और जो रिपीट हुए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग बहुत ही मेहनत से इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाओं में लगभग प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे देखते हैं। अब हम अगले दिन केमिस्ट्री या बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करेंगे। अच्छी तरीके से तब तक पढ़ करके आइए।